नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाल किताब का सरल अध्ययन और हम कुंडली एक इजी तरीके से और खुद को कैसे समझ सकते हैं। असली लाल किताब का सरल एवं बोधगम्य भावानुवाद जिसमें सभी सार तत्वों का समावेश इस प्रकार किया गया है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी कुंडली का फल आसानी से ज्ञात कर सकता है। ठीक है। प्रस्तुति प्रेम कुमार शर्मा। सरलता एवं बोधगम्यता ही इस पुस्तक की विशेषता है। अच्छा, चेतावनी है, भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत इस पुस्तक की सामग्री मारुति प्रकाशन के पास सुरक्षित है, इसलिए कोई भी सज्जन मैटर आदि पूर्ण रूप से अथवा तोड़ मड़ोड़ कर एवं किसी भी भाषा में छापने या प्रकाशित करने का साहस ना करे, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे खर्चे के स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेखकीय लाल किताब ज्योतिष की एक विशेष तकनीक पर लिखी गई पुस्तक का नाम है। इसकी रचना का काल क्या है और इसके रचयिता कौन थे, यह विवादास्पद है, परंतु इतना कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ हुमायूं के शासनकाल में या उसके तुरंत बाद लिखा गया था, क्योंकि इसकी भाषा उसी काल की है। एक दो हस्तलिखित प्रतियों में हुमायूं का नाम भी आया है। चूँकि इसकी प्राचीन प्रतियों में हिंदू देवी देवता और ग्रह आदि के नाम हैं और इसमें भारतीय सामुद्रिक विद्या का समावेश किया गया है, अतः यह भारतीय विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाल किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी ज्योतिषीय तकनीकी में प्राचीन ज्योतिष की भांति ग्रह गोचर आदि की विस्तृत एवं जटिल गणना नहीं करनी पड़ती। इसके द्वारा फल ज्ञात करना अत्यंत सरल है, परंतु समस्या यह है कि आज इस ग्रंथ के जितने संस्करण बाजार में उपलब्ध हैं उनमें विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है। कुछ तो प्राचीन पुस्तक की अधूरी एवं त्रुटियों से पूर्ण प्रतिलिपि मात्र है और कुछ उलझी हुई तथा अस्पष्ट, इसलिए इसका लाभ सामान्य जनों को मिल नहीं पा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर यह पुस्तक लिखी गई है। यह लाल किताब की प्रतिलिपि नहीं है। इसमें विषय का समायोजन, संपादन, प्रस्तुतिकरण एवं इसकी व्याख्या मौलिक रूप में की गई है, ताकि यह सरल एवं बोधगम्य रूप में पाठकों तक पहुंच सके। इस संस्करण के द्वारा सामान्य परिश्रम से ही कोई भी व्यक्ति किसी भी कुंडली का फल ज्ञात कर सकता है और अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय कर सकता है। यद्यपि मैंने प्रयत्न किया है कि इस पुस्तक को सबके लिए उपयोगी बनाया जाए, तथापि आपके सुझाव एवं सलाह की प्रतीक्षा हमें सदैव रहेगी। मुद्रण आदि तकनीकी त्रुटियों की और आपके द्वारा किए गए ध्यानाकर्षण के लिए भी हम आपके आभारी रहेंगे। प्रेम कुमार शर्मा। इंडेक्स है इसमें लाल किताब परिचय एवं महत्व, पेज नंबर 7 to 9। लाल किताब के आधार तत्व में क्या है, ग्रह, भाव, खाना, लग्न, राशि, लाल किताब के फलादेश के लिए कुंडली बनाना, लाल किताब में कुंडली परिवर्तन, चंद्र कुंडली, प्राचीन ज्योतिष की कुंडली, वर्ष कुंडली। तीसरा है ग्रहों की शत्रुता मित्रता एवं उनके विभिन्न योगफल, ग्रहों के कारक भाव, ग्रहों की आपसी मित्रता एवं शत्रुता, संबंधी ग्रह, उच्च या नीच ग्रह, स्वग्रही ग्रह, स्पष्ट ग्रह, भाव ग्रह या कारक ग्रह, सुप्त ग्रह एवं भाव, जागृत ग्रह, सुप्त ग्रहों को जगाने वाले ग्रह, सुप्त ग्रह जगाने का समय, अकेला आदृष्ट ग्रह, ग्रहों को आपसी मित्रता और शत्रुता एक्सेट्रा। ठीक है। फल गणना कैसे करें, महत्वपूर्ण सरणियाँ, शारीरिक लक्षणों से विभिन्न व्यक्तियों के ग्रहों की पहचान, लाल किताब में वर्जनाएं, 12 भाव और खानों के विशिष्ट फल, सूर्य 12 भावों के फल एवं उपाय, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ग्रहों की युति के फल एवं उपाय एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं इसमें।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, लाल किताब, परिचय एवं महत्व। आज लाल किताब का नाम अपरिचित नहीं है। ज्योतिष विद्या में दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति इस नाम के बारे में जानता है, किंतु यह किस प्रकार का ज्योतिष है और इसे लाल किताब क्यों कहा जाता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। लाल किताब ज्योतिष एवं हस्तरेखा विज्ञान पर लिखी गई एक विशेष पुस्तक है, जिसकी मूल प्रति फारसी एवं उर्दू भाषा में है। इस पुस्तक की भाषा के कारण अनेक विद्वान इसे विदेशी ज्योतिष विद्या भी कहते दृष्टिगत होते हैं, परंतु वास्तव में यह भारतीय ज्योतिष विद्या की ही एक विशेष तकनीक है, जिसे उस काल में विकसित किया गया था जिस काल में समाज में फारसी एवं उर्दू का बोलबाला था। इस पुस्तक में वर्णित ज्योतिष सिद्धांतों एवं भारतीय ज्योतिष सिद्धांतों में समानता होते हुए भी फलादेश प्राप्त करने की तकनीकी में भारी अंतर है। लाल किताब की तकनीकी सरल एवं संक्षिप्त है, जिससे फलादेश कम समय में सटीक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। अनुभव बताते हैं कि इसकी तकनीकी की सरलता इसके फलादेश को अधिक विश्वसनीयता प्रदान करती है। लाल किताब की ज्योतिषीय तकनीकी एवं इसकी लोकप्रियता का एक कारण और भी है। भारतीय ज्योतिष में सामुद्रिकी और शरीर एवं हस्तरेखा विज्ञान का स्थान नहीं है। भारतीय स्वरूप में हस्तरेखा विज्ञान एवं सामुद्रिकी एक अलग शास्त्र है, परंतु लाल किताब में कुंडली योग के साथ साथ सामुद्रिकी का भी विश्लेषण किया गया है। वस्तुतः इसकी कुंडलीय फल की तकनीकी का आधार ही सामुद्रिकी विद्या है। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के उपायों का वर्णन नहीं है। इसमें यहाँ भी एक अलग शास्त्र है, जिसके अनुष्ठान एवं पूजा विधान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। लाल किताब में इन अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए इतने सामान्य टोटके एवं उपचार दिए गए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार लाल किताब में एक ऐसी ज्योतिष विद्या की तकनीकी का वर्णन है जो अपने आप में संपूर्ण है तथा फल के साथ साथ अशुभ फलों के निवारण हेतु सरल उपाय भी बताता है। आज का युग बुद्धिवादी युग है। अनेक तर्कशील व्यक्ति यहाँ जानना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या में कितनी सच्चाई है और इसे वैज्ञानिक कार्य कारण सिद्धांत के किस खाने में रखा जा सकता है। ज्योतिष विद्या चाहे भारतीय प्राचीन विद्या हो या लाल किताब की विशिष्ट तकनीकी विद्या, यह एक ही सिद्धांत पर कायम है। वह सिद्धांत यह है कि यह ब्रह्मांड का एक ऊर्जा भंवर धारा है। ऊर्जा भंवर धारा है और इस धारा के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न होने वाला प्रभाव अपनी निश्चित नियति और क्रिया रेखा से बंधा हुआ है। इस ऊर्जा भंवर को जिस बल रेखा से आप बंधे हुए हैं, उसके प्रभाव से आप किस प्रकार बच सकते हैं। समुद्र की लहरों में फंसे जीवाणु कणों का उत्थान पतन उन लहरों के गतिविधि से बंधा होता है। वह कुछ भी कर ले, उस प्रबल शक्ति लहर से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने उसकी शक्ति नगण्य है। वह केवल इतना कर सकता है कि जब लहर नीचे की ओर गोता मारे तो वह शिथिल होकर उसके विध्वंसक प्रभाव से यथासंभव बचे, और जब वह ऊपर की ओर उछाल मारे तो वह भी उछलकर ऊंचाई को प्राप्त करे। विपरीत दिशा में लगाया गया बल उसे हानि ही पहुंचाएगा। लाल किताब के रचयिता ने भी कहा है, भाग्य अटल है, उसे बदला नहीं जा सकता। कुछ उपायों द्वारा उसके अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। कार्य कारण सिद्धांत का प्रश्न लोग इन उपायों के संबंध में भी उठाते हैं, परंतु यहाँ एक सामान्य सी बात है। वातावरण में ठंड की लहर चल रही हो तो कृत्रिम अग्नि जलाकर ठंड से कुछ तो राहत प्राप्त की जा सकती है। शरीर में रोग उत्पन्न हो गया हो तो भारी दवाओं से उस रोग के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। कम से कम उस प्रभाव को कम तो किया ही जा सकता है। लाल किताब के टोटकों एवं उपचारों का भी महत्व यही है। आज लाल किताब के नाम से बाजार में अनेक पुस्तकें मौजूद हैं।
इसकी मूल प्रति का देवनागरी में किया गया लिपि परिवर्तन भी उपलब्ध है, परंतु ये पाठकों के किसी काम की नहीं है, क्योंकि केवल लिपि परिवर्तन से फारसी एवं उर्दू शब्द तथा प्राचीन फ़कीरों वाली वर्णन शैली की जटिलता दूर नहीं होती और सामान्य पाठक लाख माथापच्ची करने पर भी कुछ समझ नहीं पाता। दूसरी ओर जो पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हैं उनमें भी विषय वस्तु उलझी हुई है। कारण एक ही है, इसके मूल रूप के अनुरूप ही किया गया भावानुवाद, जिसमें विषय का सरलीकरण और प्रवाह नहीं है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। अनेक पुस्तकें संक्षिप्त करने के प्रयत्न में केवल टोटके एवं उपचार से संबंधित रह गई हैं, जिन्हें पढ़कर भी पाठक अंधकार में ही रहेगा। टोटके एवं उपचारों का महत्व तो तब है जब आप कुंडली से फलादेश प्राप्त कर सकें और ग्रहों की शुभाशुभ स्थिति का ज्ञान कर सकें। इन अधूरी पुस्तकों में इसका समावेश ही नहीं है। समुद्रिकी के साथ लाल किताब का कलेवर बहुत विस्तृत है, इसलिए हमने इस पुस्तक में केवल ज्योतिषीय कुंडली पर आधारित विषय ही लिया है। जो जातक कुंडली के द्वारा अपने भविष्य का ज्ञान करना चाहते हैं उनके लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। चैप्टर 2 लाल किताब के आधार तत्व। ज्योतिष में ग्रह, भाव, लग्न एवं राशि व मुख्य तत्व हैं जिनकी स्थिति के अनुसार फल की गणना की जाती है। लाल किताब में भी इन्हीं के आधार पर फल की गणना की जाती है। ग्रह। यद्यपि भारतीय ज्योतिष में भी ग्रहों को शक्ति के 9 रूपों से ही लिया गया है, तथापि उसमें यह खोलकर बताया नहीं गया। लाल किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि ये 9 ग्रह 9 निधि के प्रतीकात्मक रूप हैं। 9 निधि शक्ति के ही मुख्य 9 रूप हैं। आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से इस सत्य को कहें तो ये वह मुख्य 9 ऊर्जा तरंगे हैं जिनसे इस जगत और इसके पदार्थों की रचना होती है। लाल किताब में इन 9 ग्रहों के नाम और इनका परिचय इस प्रकार दिया गया है। पहला सूर्य विष्णु रोशनी तत्व, चंद्र शिव का प्रतीक भाव तत्व, मंगल हनुमान नाभि तत्व, बुध दुर्गा बुद्धि या आकाश तत्व, गुरु ब्रह्मा वायु तत्व, शुक्र लक्ष्मी पृथ्वी तत्व ठोस अस्तित्व का कारण तत्व, शनि भैरव तामसी तेज, राहु सरस्वती विचार, केतु गणेश गति। लाल किताब में इन ग्रहों को बुध और शनि और आकार एवं अंधकार में उत्पन्न ऊर्जा गांठों के रूप में बताया गया है। आधुनिक शब्दों में यह खाली स्थान अर्थात स्पेस का वर्णन है। इस आकार और अंधकार में ही सूर्य का उदय होता है और उदित होने पर विभिन्न ग्रह गांठें अस्तित्व में आती हैं। फिर है भाव और खाना। हम कैसे कुंडली बनाते हैं, इसमें एक डायग्राम है, यह आप देख सकते हैं। कुंडली के 12 खाने 12 भाव हैं। इसकी गणना ऊपर मध्य खाने से बाईं ओर से की जाती है। बाईं मतलब लेफ्ट की तरफ से। प्रत्येक भाव से जातक के कुछ विशिष्ट गुणों एवं स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। इनकी स्थितियों एवं गुणों का विश्लेषण हम आगे करेंगे। भाव या खानों का लाल किताब में विशेष महत्व है। ग्रंथकार के इन खानों की तुलना शरीर के विभिन्न हिस्सों से करते हुए इन्हें उनका प्रतीक बताया है। लग्न। ज्योतिष में जातक जिस राशि में जन्म लेता है उसे लग्न राशि कहते हैं। लाल किताब में भी इसे इसी रूप में लिया गया है। इसे प्राचीन भारतीय ज्योतिष में कुंडली के सबसे ऊपर वाले भाव या खाने में लिखा जाता है। लग्न राशि को प्राचीन भारतीय ज्योतिष में जातक की ग्रह स्थिति का मुख्य आधार माना जाता है। लाल किताब के रचयिता ने भी इसे तख्त की संज्ञा दी है, जिसमें सिंहासन या प्रशासक मंच का भाव है। राशि। प्राचीन ज्योतिष में राशि 12 मानी गई है। इसकी गणना मेष से प्रारंभ की जाती है और मेष की संख्या 1 द्वारा और बाद की सभी राशि को क्रम से 2, 3, 4,
एक्सेट्रा द्वारा दर्शित किया जाता है। कुंडली में लिखे हुए अंक राशि के ही संकेतांक होते हैं। लाल किताब में इन्हें ज्यों का त्यों ग्रहण किया गया है। ये राशि और इनके अंक निम्नलिखित हैं। पहला मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, 9 धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। लाल किताब में फलादेश के लिए कुंडली बनाना। प्राचीन ज्योतिष में फलादेश देखने के लिए ग्रह गोचर आदि की विस्तृत करनी होती है। इसमें पंचांग की आवश्यकता होती है, किंतु लाल किताब के रचयिता ने अपनी पुस्तक में एक ऐसी तकनीकी का वर्णन किया है जिससे इन गणनाओं से पीछा छूट जाता है और किसी जातक की कुंडली का फलादेश सीधे ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी जन्म कुंडली लीजिए और उसके राशि अंकों को हटा दीजिए, अर्थात उसके खानों में जो अंक लिखे हुए हैं उन्हें हटा दीजिए। इसके बाद उन खानों में खाना नंबर 1 में 1 और 2 में 2 के क्रम से संख्या लिख दीजिए। इसके बाद ग्रहों की स्थिति के अनुसार सीधे फलादेश देख लीजिए। इससे जटिल गणनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ यह है कि लग्न वाले खाने में 1 नंबर देकर बाईं ओर से 12 तक की संख्या हर खाने में बैठा दें। लाल किताब में कुंडली परिवर्तन। ये रही प्राचीन कुंडली और ये रही लाल किताब की कुंडली जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार जन्म कुंडली का परिवर्तन करते समय यह ध्यान रखें कि इसमें ग्रह अपने स्थान पर ही बने रहते हैं, केवल राशि अंक बदल जाते हैं। लग्न के खाने में संख्या 1 बैठाकर बाईं ओर से क्रमशः 12 तक अंक लिखते हैं। लाल किताब में फलादेश जानने के लिए इसी कुंडली को आधार बनाया जाता है। चंद्र कुंडली। प्राचीन ज्योतिष में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे जातक की राशि मानी जाती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि अंक में और ग्रह के साथ होता है उसे उठाकर लग्न राशि में लिखते हैं, फिर क्रम से ग्रहों को पूर्व क्रम लिख देते हैं। यह प्राचीन ज्योतिष की चंद्र कुंडली कही जाती है। जैसे प्राचीन ज्योतिष की चंद्र कुंडली, ये रही जन्म कुंडली और ये रही चंद्र कुंडली, ठीक है ना। जन्म कुंडली में 1 2 इधर से राइट के डाउन से स्टार्ट है एंड चंद्र कुंडली में राइट फ्रॉम द अपर। अब इस चंद्र कुंडली को लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले इसके सभी अंकों को हटा दें, फिर लग्न राशि और ऊपर मध्य के खाने में के अंक को खाना नंबर 1 में लिखकर क्रम से अंक बैठाएं और देखें। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, चंद्र कुंडली ली, उसमें से अंक हटा दिए, फिर हमने बनाई लग्न राशि, बैठाई चंद्र कुंडली, ठीक है। ये रहा डायग्राम पूरा ऐसे बनी हुई है। फिर अब जिस खाने में 1 नंबर आ रहा है उसे ग्रह समेत उठाकर खाना नंबर 1 में लिखें और क्रम से संख्या भरते हुए उन संख्याओं के साथ स्थित ग्रहों को भी लिख दें। यह है लाल किताब की चंद्र कुंडली, समझे। अभी देखो इन्होंने क्या किया है कि फ्रॉम द लेफ्ट दे स्टार्टेड लाल किताब की चंद्र कुंडली 1 2 3 4 इन द सीरियल ऑर्डर एंड नाउ लाल किताब की चंद्र कुंडली जातक के वैवाहिक जीवन के बाद प्रभावी होती है और इसके द्वारा पति की कुंडली से पत्नी की और पत्नी की कुंडली से पति के जीवन का संपूर्ण हाल जाना जा सकता है। इस चंद्र कुंडली का प्रभाव विवाह से पूर्व भी होता है, किंतु यह प्रभाव आकस्मिक है, आकस्मिक एवं विशेष स्थितियों में ही होता है। नेक्स्ट, वर्ष कुंडली। उपर्युक्त जन्म कुंडली से परिवर्तित लाल किताब की कुंडली के द्वारा संपूर्ण जीवन काल के प्रभाव एवं भविष्य का ज्ञान मुख्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार चंद्र कुंडली के द्वारा भी विवाह के बाद संपूर्ण जीवन काल का अध्ययन किया जाता है, किंतु इनके द्वारा किसी विशेष वर्ष के फल का ज्ञान निश्चित तौर पर करना संभव नहीं है। अतः वर्ष फल ज्ञात करने के लिए वर्ष कुंडली बनाई जाती है।
जातक के जन्म के किस वर्ष में उसके जीवन की नियति क्या है, इसके लिए वर्ष कुंडली को आधार बनाया गया है। वर्ष कुंडली बनाने का नियम निम्नलिखित है। लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार वर्ष कुंडली बनाना अत्यंत आसान है। जातक की जन्म कुंडली ले लें और वर्ष कुंडली में होने वाले भाव परिवर्तन चक्र की सारणी को देखें, जिसे वर्ष कुंडली चक्र के नाम से यहाँ दिया जा रहा है। जीवन के किस वर्ष में किस भाव के ग्रह एवं अंक किस भाव में जाएंगे यह ज्ञात हो जाएगा और उसके अनुसार वर्ष कुंडली बना लें। उदाहरण स्वरूप है जन्म कुंडली। 25वें वर्ष की कुंडली, ये डायग्राम है, इसको अच्छे से देख लो। वर्ष कुंडली में लग्न वाले खाने अर्थात खाना नंबर 1 को बैसाख माह का फलाधार बनाया जाता है। इसी प्रकार खाना नंबर 2 ज्येष्ठ का और इसी क्रम में 12 महीनों का फल अगले पृष्ठों पर दिए गए 12वें खाने से जाना जाता है। इसे फिर से समझेंगे। आगे जो सारणी दी गई है उसके खानों को कुंडली के 12 भाव समझें। इस सारणी में दिया गया है कि किस वर्ष में किस भाव का परिवर्तन किस भाव में होगा। जैसे मान लीजिए कि लग्न के पहले भाव और कुंडली के मध्य के ऊपर के खाने में जो ग्रह हैं वह तीसरे वर्ष की कुंडली में 9वें भाव में चले जाएंगे। इसी प्रकार ऊपर भाव की संख्या देखें और ठीक उसके नीचे देखें कि वांछित वर्ष में वह किस भाव में जाएगा। जैसे 25वें वर्ष में 1 का 1 में, 2 का 6 में, 3 का 10 में, इसी प्रकार ग्रह परिवर्तित हो जाएंगे। अब इस कुंडली के अनुसार फल देखें। प्रत्येक ग्रह और ग्रह युग्म का फल किताब में दिया हुआ है, उसके अनुसार फल देख लें। जैसे तीसरे वर्ष में 1 का परिवर्तन 9वें भाव में हो गया है तो उसका फल 9वें भाव के अनुरूप ही देखा जाएगा। मान लीजिए कि 1 में सूर्य है तो वर्ष कुंडली के तीसरे वर्ष में वह 9वें भाव में चला जाएगा और उसी भाव के अनुरूप उसका फल होगा। इस प्रकार प्रत्येक भाव का परिवर्तन सारणी के अनुरूप करके वर्ष कुंडली बनाया जाता है और वर्ष फल प्राप्त किया जाता है। ये देखो, इसमें ये पूरा दिया है ना चार्ट। वर्ष कुंडली चक्र, जन्म कुंडली के भाव, आयु वर्ष पूरा इन्होंने दे रखा है, ये 24 तक है, ठीक है। फिर जन्म कुंडली के भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं पूरा देखो बता रही हूँ तुम्हें। ये फर्स्ट से लेते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मैं नीचे आ रही हूँ। इस तरह से अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा डायग्राम बना भी सकते हो, ठीक है। फिर है वर्ष कुंडली चक्र, जन्म कुंडली के भाव, आयु वर्ष, यहाँ पे 25 से 48 तक दिया गया है। इसको भी मैं बहुत स्लो मोशन में लेके जा रही हूँ। सो यू कैन, इफ़ यू वांट, यू कैन इजीली राइट इट डाउन ऑल्सो, और इफ़ यू डोंट यू कैन पॉज इट एंड चेक इट आउट। ये हो गया पूरा 48 तक। ठीक है ना, ओके। देन फिर आयु वर्ष, यहाँ पे भी वर्ष कुंडली चक्र और जन्म कुंडली के भाव यहाँ पे 72 तक दिया गया है, ठीक है, आयु वर्ष। अब इसमें देख लो तुम, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 73 से लेकर के 96 तक। ठीक है, फिर ये 96 पे कंप्लीट हो गया। देन लाल किताब में मास, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड तक की कुंडली बनाने के नियम बताए गए हैं, परंतु व्यवहार में इनका उपयोग लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि मास का फल वर्ष कुंडली से ही स्पष्ट पता चल जाता है। इसके फल देखने की विधि आगे बताई गई है। वर्ष कुंडली से मास, सप्ताह, दिन, घंटा, सेकंड आदि का फल निम्नलिखित प्रकार से निकाला जाता है।
पहला है माह का फल ज्ञात करने के लिए सूर्य को चलाएं। दूसरा है सप्ताह के फल हेतु शुक्र को चलाएं। दिन के फल हेतु मंगल को चलाएं। घंटों के फल के लिए बृहस्पति को चलाएं। मिनट के फल के लिए शनि को चलाएं। किसी रोज़ के रात का फल राहु को चलाने से प्राप्त होगा। किसी रोज़ के दिन का फल केतु को चलाने से प्राप्त होगा। जन्म के दिन से महीने की गणना की जाती है। विशेष चलाने का अर्थ यहाँ है कि वांछित ग्रह को खाना एक में रखकर लाल किताब की जन्म कुंडली के अनुसार क्रम से ग्रहों को भावों में बैठाएं। चैप्टर 3 है ग्रहों की शत्रुता, मित्रता एवं उनके विभिन्न योग फल, जो हम नेक्स्ट में करेंगे।